रेनिगेड इमॉर्टल चैप्टर 508। 3 घंटे बाद पत्थर के टैबलेट के नीचे उफक से रोशनी की 3 लकीरें आईं। उनके पीछे लगातार गरजदार सोनिक बूम्स की आवाजें थीं। रोशनी की ये 3 लकीरें आसमान से 10,000 आदमियों की फौज के दबाव के साथ उतरीं। वो सीधा पत्थर के टैबलेट के नीचे इंतजार कर रहे 7 लोगों के पास उतरी। गरजदार गूंज के साथ उनके उतरने से हवा का एक झोंका पैदा हुआ, जिसने गो नाम के आदमी के अलावा सबको कई फीट पीछे धकेल दिया। उनके चेहरे इंतहाई जर्द और खौफ से भरे हुए थे। झोंका गुजर जाने के बाद 3 जिस्म जाहिर हुए। ये तीनों सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे और उनके हर स्यार लिबास के नीचे से एक ताकतवर स्वॉर्ड एनर्जी महसूस की जा सकती थी। उनमें से हर एक की पीठ पर एक कीमती तलवार थी जो स्वॉर्ड प्रेशर की लहरें छोड़ रही थी। तीनों में से सिर्फ एक शख्स सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज पर था, बाकी 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर थे। जैसे ही गो नाम के आदमी ने उन तीनों को देखा, उसका दिल लरज उठा। उसने फौरन झुककर एहतराम से कहा, छठी नस्ल का डिसाइपल गो जिंघी अंगल मास्टर को सलाम करता है। उस शख्स को जिसने झुककर सलाम किया, वो तीनों में से वाहिद सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर था। गो जिंघी का इजहार इंतहाई मोहतरमाना था। सोल फॉर्मेशन वाले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया, सर हिलाया और कहा, गो जिंघी, आओ और 2 स्वॉर्ड पवेलियन एल्डर्स को सलाम करो। वो एक तरफ हो गया और गो जिंघी को एक नजर देखा। गो जिंघी तेजी से एक घुटने पर झुक गया और पहले से भी ज्यादा एहतराम से कहा, डिसाइपल एल्डर्स को सलाम करता है। 2 अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले बूढ़े आदमियों में से एक छोटे कद का था और दूसरा लंबे कद का। लंबे वाले ने कहा, खड़े हो जाओ और बोलो, क्या ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट तुमने ढूंढा था? गो जिंघी तेजी से उठ खड़ा हुआ, फिर उसने उस औरत खियान खीन की तरफ इशारा किया जिसने अब तक एक लफ्ज नहीं कहा था और बस उसे सर्द नजरों से देख रही थी। ये औरत जूनियर की अच्छी दोस्त है। इसके सेट के ढूंढे थे ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स, लेकिन वह डिमोनिक बीस्ट उनकी हिफाजत कर रहे थे और वो अपनी ताकत से उन्हें हासिल नहीं कर सके। जूनियर इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा था और उनके साथ जाने पर राजी हो गया। दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। छोटे कद वाले ने पूछा, छोटी लड़की, तुमने कितने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स देखे थे? खियान खीन असल में बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन बूढ़े आदमी की बिजली जैसी तेज नजरों के नीचे वो मजबूरन नरमी से बोली, तकरीबन 100 फ्रूट्स हैं। 100? छोटे कद वाले बूढ़े आदमी की आंखें अचानक चमक उठी और उसने कहा, 100 ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स की हिफाजत करने वाले डिमोनिक बीस्ट यकीनन इंतहाई ताकतवर होंगे। तुम्हारे सेक्ट का उन्हें ढूंढ लेना वो मामूली नहीं है। खियान खीन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पास खड़े सफेद लिबास आदमी ने गुस्से से कहा, मेरे सेक्ट ने बहुत मेहनत खर्च की और ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स को ढूंढने के लिए कई एल्डर्स कुर्बान किए। तुम्हारा दाऊ लॉ स्वॉर्ड सेक्ट। खियान खीन ने तेवरी चढ़ाई और चिल्लाई, चुप रहो। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली, अपना सर मोड़ लिया और मजीद कुछ नहीं बोला। गो जिंघी ने कुछ देर हिचकिचाया और फिर एहतराम से कहा, लॉर्ड एल्डर, खियान खीन जूनियर की अच्छी दोस्त है। ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स हासिल करने के बाद क्या ये मुमकिन है कि उसे एक दे दिया जाए? लंबे कद वाले बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, अगर हम उन्हें ढूंढ सके तो हम उसे एक दे देंगे। रास्ता दिखाओ। खियान खीन ने एक आह भरी और अपने दिल में कुछ पेचीदा एहसासात महसूस किए। उसके पास रास्ता दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना ये उसके सेक्ट को मुतासिर करता। दाऊ लॉ स्वॉर्ड सेक्ट जिस तरह से जालिम था, जो कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत करता उसे मिटा दिया जाता। इस बात का जिक्र ही ना किया जाए कि सिर्फ ये 2 एल्डर्स यहाँ एक ऐसी औरा दे रहे थे जो उसके सेक्ट के हेड एल्डर से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। दाऊ लॉ स्वॉर्ड सेक्ट के मुकाबले उसका सेक्ट एक जुगनू की तरह था। उनके पास मुजाहिमत का कोई मौका नहीं था। गो जिंघी, मेरे भरोसे को ठोकर मारने वाले। खियान खीन ने अपने दिल में कड़वाहट महसूस की। उसने गो जिंघी को एक जहरीली नजर से देखा और फिर अपने जबड़े भींचते हुए अर्थ नॉर्दर्न डिमोनिक लैंड्स में चल पड़ी। सफेद लिबास आदमी जो उसके ही सेक्ट का था, एक उदास चेहरे के साथ उसके पीछे चला। दाऊ लॉ स्वॉर्ड सेक्ट के लोग पतली धुंध में दाखिल हो गए और गायब हो गए। वैंगलिन अर्थ नॉर्दर्न डिमोनिक लैंड में से अपना रास्ता बना रहा था। उसने अपने हाथ पीछे बांधे हुए थे और उसके पांव जमीन से 3 इंच ऊपर थे जब वो इलाके में से उड़ रहा था। वो अभी भी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की मुख्तलिफ तब्दीलियों और लाइफ फोर्स को लाइफ फोर्स सील में बदलने के तरीकों को समझ रहा था। आसपास का पहाड़ी सिलसिला मुकम्मल तौर पर खामोश था, जिंदगी के किसी निशान के बगैर। जब वो उड़ रहा था, एक भूतनुमा रोशनी उसके सामने थोड़ी सी चमकी, फिर एक जिस्म अचानक छुपने की जगह से तेजी से निकला और वैंगलिन पर हमला कर दिया।
उस जिस्म की रफ्तार बहुत तेज थी और पलक झपकने में वो उसके सामने पहुंच गया। वो स्याह धुंध की एक तह में लिपटा हुआ था और खून की बदबू वैंगलिन की तरफ लपकी। वैंगलिन का जिस्म रुका नहीं, उसका चेहरा तक नहीं बदला। जिस लम्हे स्याह जिस्म करीब आया, उसने अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को रगड़ा और उसकी तरफ इशारा किया। उसने सीधा अपनी उंगली को स्याह धुंध में घुसा दिया। वैंगलिन की उंगली के सिरे से सुरमई गैस की एक लकीर निकली। ताहम ये सुरमई गैस इंतहाई कमजोर थी, इसलिए इसके नमूदार होते ही इसका ज्यादातर हिस्सा गायब हो गया। ज्यादा सुरमई गैस स्याह जिस्म में दाखिल नहीं हुई थी। स्याह धुंध से अचानक एक सिज सिज की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे बर्फ पिघल रही हो। स्याह धुंध उबलती रही यहाँ तक कि आखिरकार गायब हो गई, जिससे मुट्ठी के साइज का एक बीस्ट जाहिर हुआ। इस छोटे बीस्ट के कोई हाथ पांव नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा मुंह था। कोई दांत नहीं थे, लेकिन उसके मुंह के अंदर से एक तुर्श बदबू आ रही थी। इस बीस्ट का थूक वाज़े तौर पर बहुत ताकतवर था। इस लम्हे वैंगलिन की उंगली सीधी उस छोटी मखलूक के जिस्म में घुस गई। उसने अपनी उंगली को घुमाया, जिससे छोटे बीस्ट का जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर गायब हो गया। वैंगलिन ने अपनी उंगली वापस खींची और आगे बढ़ता रहा। जब उसने अपनी उंगली वापस खींची, सुरमई गैस की लकीरें छोटे बीस्ट के बिखरे हुए टुकड़ों से निकलीं और उसकी उंगली के गिर्द चक्कर लगाने लगीं। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट स्लॉटर के दौरान लाइफ फोर्स हासिल करता है। मुझे बस ये नहीं पता कि जो मेरी उंगलियों के दरमियान है वो लाइफ फोर्स है या नहीं। वैंगलिन ने अपना सर झुकाकर अपनी उंगली के गिर्द सुरमई गैस को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने उड़ना जारी रखा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। वैंगलिन बहुत तेजी से हरकत कर रहा था, लेकिन इलाके में बहुत गहरा नहीं गया। उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई हुई थी और दाल लोआ स्वॉट सेक्ट के लोगों पर लॉक की हुई थी। उनकी हर हरकत वैंगलिन की डिवाइन सेंस से वाज़े तौर पर देखी जा रही थी। वो कुछ नहीं छुपा सकते थे। वैंगलिन देखना चाहता था कि ये ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट आखिर है क्या। वो दा लोआ स्वॉट सेक्ट के लोगों को, खास तौर पर उन दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले बूढ़े आदमियों को, अपने सिलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता था। अभी तक वैंगलिन के दिल में दा लोआ स्वॉट सेक्ट के लिए कोई नरमी नहीं थी। इस वक्त जब वैंगलिन पहाड़ी सिलसिले से गुजर रहा था, उसकी उंगलियों के गिर्द सुरमई गैस पहले से कई गुना घनी थी। सुरमई गैस की लकीरें धागों की तरह थीं, जो तेजी से वैंगलिन की उंगलियों के गिर्द चक्कर लगाने लगी। यहाँ अर्थ नॉर्दर्न डेमोनिक लैंड में डेमोनिक बीस्ट की कोई कमी नहीं थी। ताहम उनमें से कोई भी वैंगलिन के लिए खतरा नहीं था। अगर उसकी ख्वाहिश ना होती कि वो ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट क्या है देखे, तो वैंगलिन पहले ही ताकतवर मखलूकों के साथ सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए इलाके में गहरा जा चुका होता। इस दिन वैंगलिन में अपनी उंगली एक बैल के सर से निकाली, जो सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर की ताकत रखता था। जिस लम्हे उसने अपनी उंगली निकाली, सुरमई गैस की एक मोटी लकीर बैल की पेशानी से निकली और उसकी उंगली के गिर्द चक्कर लगाने लगी। बैल का जिस्म लर्जा, उसकी निगाहें आहिस्ता आहिस्ता धुंधला गई, फिर वो नीचे गिर गया और बेहरकत रहा। ठीक इसी लम्हे फासले से सया बिजली की एक लकीर आई। एक जोशीली गरज के साथ मस्कीटो का वहशी जिस्म वैंगलिन के पास नमूदार हुआ। उसका बड़ा मुंह बैल के सर में घुस गया और एक ही घूंट में उसने तमाम खून, गोश्त, एसेंस और बैल का कोर चूस लिया। जमीन पर सिर्फ बैल का ढांचा बाकी रह गया। जब मस्कीटो बीस्ट चूस चुका, तो उसके गिर्द एक सफेद रोशनी नमूदार हुई। चंद बार चमकने के बाद सफेद रोशनी गायब हो गई, जिससे मस्कीटो बीस्ट के खौफनाक बाल और भी वहशी लगने लगे। मस्कीटो बीस्ट बहुत खुश था और वैंगलिन के सामने गोल चक्कर लगाने लगा। रास्ते में हर बार जब वैंगलिन किसी सोल फॉर्मेशन या उससे ऊपर के बीस्ट को मारता, तो मस्कीटो बीस्ट को बुला लेता ताकि वो बीस्ट का एसेंस और कोर जज्ब कर सके, ताकि मस्कीटो की नश्वनुमा को तहरीक मिले। अगर ये हकीकत ना होती कि थंडर टोड इस किस्म की नश्वनुमा के तरीके के लिए मुनासिब था, तो वो थंडर टोड को भी रिहा कर देता। मस्कीटो आखिरकार सितारों का बीस्ट था। अगरचे वो इस वक्त किसी वजह से प्लैनेट सोजाकू पर नमूदार हुआ था, लेकिन उसकी वहशत ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला एक कल्टीवेशन प्लैनेट का बीस्ट कर सके। ये बीस्ट निगलने के लिए जीता था। ये दुनिया के किसी भी किस्म के बीस्ट को निगल सकता था, और जितना ज्यादा ये निगलता, उतना ही मजबूत होता जाता था। वैंगलिन के पीछे लगने के बाद उसने बेशुमार पिल्स, आसमानी खजाने, कोर्स और इस जैसी चीजें निगल ली थी। अगरचे उसकी ताकत अब भी नेसेंट स्टेज पर थी, लेकिन कुछ सोल फॉर्मेशन बीस्ट भी उसकी वहशत सी मुतासिर हो जाते थे। वैंगलिन का जिस्म आगे बढ़ा और हवा में तैर गया। फिर मस्कीटो ने एक गरज छोड़ी और हरकत की। वो बिजली की तरह हरकत करता हुआ वैंगलिन के पांव के नीचे नमूदार हुआ। फिर वो वैंगलिन को पहाड़ी सिलसिले की गहराइयों में ले गया। उड़ते हुए वैंगलिन ने कुछ महसूस किया। मस्कीटो बीस्ट ने भी ये महसूस किया और फौरन रुक गया।
वो बेहरकत रहा, जैसे वैंगलिन के हुक्म का इंतजार कर रहा हो। वैंगलिन ने जनूब की तरफ देखा, एक मुस्कुराहट जाहिर की और अपने आप से बड़बड़ाया, क्या उन्होंने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट ढूंढ लिया? एक ख्याल के साथ मस्कीटो जनूब की तरफ बढ़ गया। बिना किसी आवाज के वो रात में भूत की तरह गया, ताहम उसकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थीं और एक भूतनमा शोले की तरह रोशन थीं। वैंगलिन ने पिछले कुछ दिनों में मस्कीटो बीस्ट में होने वाली तब्दीलियों पर तवज्जो दी। मस्कीटो बीस्ट जैसे एक अहम मरहले पर था और एक ब्रेक थ्रू के करीब था। हर बार जब मस्कीटो किसी बीस्ट का एसेंस और कोर निगलता तो उसके गिर्द सफेद रोशनी की चमक पैदा होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने क्योटिक ब्रोकन स्टार्स से वो सफेद लकीरें निगली थीं। मस्कीटो की आंखों में भूतनुमा रोशनी को देखते हुए वैंगलिन के जहन में अचानक एक तस्वीर उभरी। एक मखसूस बड़े प्लैनेट पर बेशुमार मस्कीटो बीस्ट्स थे, जिन्होंने पूरे आसमान को ढका हुआ था। उनकी निगाहें सब भूतनुमा शोले की तरह रोशन थीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।